के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूवर्स एवं सब्सक्राइबर्स छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 12वीं का सॉलिड स्टेट नामक चैप्टर चल रहा है। 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज 6वें लेक्चर में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसके अंतर्गत हम किसी भी क्रिस्टल जालक, किसी भी ना कह के बच्चों हम कहें घनीय क्रिस्टल जालकों में उनके एज लेंथ अर्थात 2 परमाणुओं के बीच की दूरी, दूसरी एक परमाणु की त्रिज्या के बीच में हम एक रिलेशन स्थापित करेंगे। क्योंकि हमने घनीय जालक मुख्यतः 3 प्रकार के पढ़े हैं। चौथा हमने पढ़ा लेकिन वो सामान्यतः कम आता है। पहला हमने पढ़ा है सरल घनीय जालक, दूसरा फलक केंद्रित घनीय जालक और तीसरा अंतः केंद्रित घनीय जालक। उपरोक्त तीनों प्रकार के घनीय जालक की एज लेंथ और रेडियस के संबंध के बच्चों बहुत से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज की नई हेडिंग लगाते हैं, घनीय जालकों में उनकी अक्षीय दूरी और उनकी परमाणु त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है, इस बात की जानकारी करते हैं। हम एक घन बनाते हैं। पहले बच्चों हम किसकी कर रहे हैं? सरल घनीय जालक। किसके लिए बात कर रहे हैं? पहले हम सरल घनीय जालक। इस सरल घनीय जालक में परमाणु अक्षों के बीच की दूरी यानी a और परमाणु त्रिज्या यानी कि r रेडियस, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इस बात की हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम एक सरल घनीय जालक बच्चों बना लें, एक हम घन बना लें, तो उससे हमें सभी बात जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। ये हमने एक घनीय जालक बना दिया है। और सरल घनीय जालक बच्चों वो जालक होता है, वो क्रिस्टल सिस्टम होता है जिसके जालक बिंदु उसके कोनों पर होते हैं। जैसे हमने कहा एक कॉर्नर यह है, एक कॉर्नर यह है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। हमने कोई 2 कॉर्नर पकड़ लिए, एक कॉर्नर हमने ये पकड़ा, दूसरा कॉर्नर हमने ये पकड़ा, ये घनीय जालक है। ठीक है ना। इसके 2 परमाणुओं के बीच की दूरी अगर हम देखें, 2 यानी ये वाली जो है ना, ये वाली भुजा जो है, ये वाली A है, ये A है। और जो एटम होता है बच्चों, जो एटम हमने बनाया है, इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, ये वाली दूरी जो होती है ये R होती है। एटम की जो न्यूक्लियस से स्फीयर के बाहर तक की दूरी क्या कहलाती है? R। तो इस एज लेंथ और इस रेडियस के बीच में हमें संबंध स्थापित करना था कि किसमें क्या संबंध होगा, किसमें? सरल घनीय जालक में। अगर हम सरल घनीय जालक की बात करें तो देखें यहां से यहां बच्चों, यहां से यहां की दूरी जो दिख रही है, ये वाली दूरी जो दिख रही है, यह दूरी A है। और अगर ध्यान से देखें, ये एक R तो ये दिख रहा है और एक R ये दिख रहा है। अगर ध्यान लगाएं थोड़ा आप कि चूंकि ये पूरा यहां से यहां तक 2R होता है, तो एक R तो ये दिख रहा है और एक R ये दिख रहा है। थोड़ा स्पेयर बड़ा बना दें, तो यानी ये R है और ये R है। अगर हम इस A की बात करें पूरी, तो ये A जो है बच्चों वो 2R, ये जो यहां से यहां तक A है वो R प्लस R के बराबर है। यानी क्या है बेटा? A इक्वल टू है R प्लस R, यानी कि 2R इक्वल टू A है और R इक्वल टू A/2 है। अर्थात जो हमारा घनीय जालक है सरल घनीय जालक है, उस सरल घनीय जालक की यूनिट सेल में उपस्थित 2 परमाणुओं के बीच की दूरी अर्थात अक्षीय दूरी और किसी एक परमाणु की त्रिज्या में जो संबंध स्थापित होता है वह R इक्वल टू A/2 आता है। क्या आता है बच्चों? R इक्वल टू A/2। ठीक है ना। नंबर दूसरी बात करें हम देखें फलक केंद्रित घनीय जालक। फलक केंद्रित घनीय जालक, फलक केंद्रित घनीय जालक। इस फलक केंद्रित घनीय जालक में परमाणुओं के बीच की दूरी और किसी एक परमाणु की त्रिज्या में क्या संबंध होगा, इसकी भी चर्चा करते हैं। हम एक फलक केंद्रित घनीय जालक बनाते हैं। फलक केंद्रित घनीय जालक हमने अभी तक पढ़ा है बच्चों, वह क्रिस्टल जालक होता है जिसके लेटिस पॉइंट घन के कोनों पर होते हैं और फलकों के बीच में होते हैं। 6 फलकों के
बीच में भी एक एक लेटिस पॉइंट पाए जाते हैं। हमने कहा ये हो गए, ये तो कोनों पर हो गए, और एक लेटिस पॉइंट कहाँ होगा, फलकों के बीच में। अभी हम ऊपर वाली फलक की चर्चा कर रहे हैं केवल, अभी हम ऊपर वाली फलक के बारे में बात करके देख रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें, ये ए है हमारा, ये सारी भुजाएं जो घन होता है उसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों कोरों की लंबाई एक समान होती है और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होते हैं। तो इसलिए ए बी सी सभी कोर एक सी होंगी, सबको हम ए मान सकते हैं। अगर हम देखें एक एटम यह है, एक एटम यह है और एक एटम यह है। अगर इनकी बीच की दूरी ध्यान से देखें बच्चों, थोड़ा ध्यान भी लगाना है आपको। यहां पे एक, जैसे हमने 3 एटम बनाए हैं, 1 2 3, ये इनका सेंटर है। ये दूरी कितनी होगी आप जानते हो, यह दूरी r होती है। इसको हम r से, ये वाली भी r, ये वाली भी r, ये वाली भी r, यानी ये 2r है और ये r है। यानी जब यहां से यहां तक हम आएंगे तो 4r डिस्टेंस हम तय कर लेंगे। कितनी डिस्टेंस तय कर लेंगे, 4r की डिस्टेंस हम तय कर लेंगे, ठीक है ना। साथ में क्या होगा, जब हम 4r डिस्टेंस चलेंगे तो एक हमें साथ में एक ये बॉडी डायगोनल भी मिल जाएगा। हमें ध्यान से देखें, आप ध्यान लगाएं, अगर ये हमें एक बॉडी डायगोनल भी मिल गया। बॉडी डायगोनल का मतलब फेस के ऊपर होने वाला डायगोनल है ना, डायगोनल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ये सारे कोण 90 डिग्री के हैं। तो हमें एक बॉडी डायगोनल मिल गया जिसकी ये वाली कोर भी ए है और ये वाली कोर भी ए है। तो यहां हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज आसानी से कर सकते हैं। दोबारा देखिए, ध्यान से समझिए, जब हमने फलक केंद्रित घनीय जालक लिया तो इसमें 8 कोनों के अलावा प्रत्येक फलक के सेंटर पर भी एक जालक बिंदु, एक परमाणु या एक आयन उपस्थित होगा। अगर हम देखें यहां से यहां तक जाएंगे, यहां से यहां तक जाने पर हमें कुल मिला के r, 2r और r, 4r की डिस्टेंस मिल रही है। इस 4r की डिस्टेंस पर पहुंचने के लिए हम a और a डिस्टेंस के माध्यम से भी जा सकते थे। और अगर देखा जाए तो यह एक बॉडी डायगोनल बन गया, सॉरी फेस डायगोनल बन गया, क्योंकि फेस के ऊपर है ना, फेस डायगोनल बन गया। और फेस डायगोनल प्रमेय, अगर फेस डायगोनल में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम जानते हैं ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 4r का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं किसके लिए, जो फेस डायगोनल बनता है, जो फेस पर डायगोनल बनता है उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय शेष 2 भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी जो डायगोनल वाली भुजा है उसके वर्ग के बराबर होता है। हमने लिख दिया है, इसको सॉल्व कर लिया बेटा। 2a स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16r स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8r स्क्वायर, तो r स्क्वायर इक्वल टू हो गया a स्क्वायर अपॉन 8 और r इक्वल टू हो गया बच्चों a अपॉन 2√2, a अपॉन 2√2। यानी कि फलक केंद्रित घनीय जालक में, फलक केंद्रित घनीय जालक में प्रत्येक परमाणु की त्रिज्या और अंतर नाभिकीय दूरी, यानी कि जो लेटिस पॉइंट हैं उनके बीच की दूरी का है या अक्षीय दूरी का है, अक्षीय दूरी में जो रिलेशन होता है वह a अपॉन 2√2 होता है। ठीक है ना, दोनों बातें आपको समझ में आ रही, बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों, इनके न्यूमेरिकल आने वाले हैं अभी। यानी कि पहला हो गया सिंपल क्यूबिक में एक r इक्वल टू a अपॉन 2 और इसमें हो गया r इक्वल टू a अपॉन 2√2। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं इसके बाद मिटा रहा हूं उसको, आप लिख लीजिए, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर चलिए हम आप अंतः केंद्रित घनीय जालक की यूनिट सेल में उसके अक्षीय दूरी और उसकी परमाणु त्रिज्याओं के बीच का संबंध ज्ञात करते हैं। हमने एक अंतः केंद्रित घनीय जालक बनाया। हम जान चुके हैं अंतः केंद्रित घनीय जालक वह जालक होता है जिसमें घन के 8 कोनों के अलावा एक जालक बिंदु घन के अंतः केंद्र में होता है। कहाँ होता है बेटा, एक बिंदु घन के अंतः केंद्र में भी होता है।
ये तो कोनों पे बन गया। एक होगा फेस के सेंटर में, एक सेंटर में होगा। अब इसको हम गोले को एटम से भी निरूपित कर दें। अगर हम देखें बच्चों, फिर पुनः देखें, हम यहां से यहां जाएंगे, हम आर दूरी तय करेंगे, फिर यहां से यहां आर, फिर आर और फिर आर। थोड़ा साफ बना दें, ये साफ नहीं बनाता, ये चित्र थोड़ा अच्छा बनाए जिससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। अंतः केंद्रित घनीय, जिसमें क्या होगा, इसके लेटेस्ट पॉइंट कोने पर और सेंटर में होंगे। एक ये बना दिया, एक सेंटर में और ये। अभी हम डायरेक्ट अगर हम देखें बच्चों, ये वाली दूरी कितनी है, एक स्फीयर का आधा भाग एक आर, ये वाली भी आर, ये वाली भी आर, यानी 2r, और यहां भी r, यानी कुल मिला के हम देखें 4r डिस्टेंस तय कर रहे हैं। यहां से इस सेंटर से इस सेंटर तक आने में 4r डिस्टेंस तय कर रहे हैं। कितनी बच्चों, 4r। अगर यहां से यहां हम दूसरी तरह से कैसे आ सकते हैं, जैसे इसमें हमने देखा था, हमें यहां से यहां आना था, 4r डिस्टेंस थी, और जो चूंकि एक फेस डायगोनल बना था, फेस डायगोनल में हम a और a दूरी तय करके भी यहां आ सकते थे। ये बच्चों एक बॉडी डायगोनल बन गया है। यहां से यहां हम जाएंगे, a डिस्टेंस तय करेंगे, यहां से यहां आएंगे, a डिस्टेंस तय करेंगे, और यहां से वापस जब यहां आएंगे फिर a डिस्टेंस तय करेंगे। अर्थात यह एक बॉडी डायगोनल बन गया। इस बॉडी डायगोनल में अभी पाइथागोरस प्रमेय इंप्लीमेंट होती है। यहां बच्चों फेस डायगोनल बना था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का एक डायगोनली रास्ता था, और एक 90 डिग्री के एंगल वाला रास्ता है। क्या कह रहा हूं मैं, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का एक डायगोनली पाथ हो और एक 90 डिग्री के एंगल से होता हुआ पाथ हो, तो वहां पाइथागोरस प्रमेय का इंप्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं। तो यहां पे हमने देखा था ए और ए था, तो इसका और इसका स्क्वायर इस डायगोनल के स्क्वायर के बराबर था, इसको फेस डायगोनल कहा था। यहां भी क्या हो रहा है, यहां से यहां तक पहुंचने का रास्ता कहां है, ए डिस्टेंस, फिर ए डिस्टेंस और फिर ए डिस्टेंस हम चले हैं। अर्थात यह बॉडी डायगोनल बना है, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का इंप्लीमेंटेशन होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4r का स्क्वायर। यानी एक जो वे था, उस वे में जितने भी पाथ हैं उनका स्क्वायर, और इक्वल टू होगा डायगोनल का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया हमने, तो 3a स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16r स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल टू 3 अपॉन 16a स्क्वायर, और r इक्वल टू आ गया बच्चों 3 अपॉन 2√2, स्क्वायर ले लिया, वर्गमूल ले लिया a, 3 अपॉन 2√2, 2√2 नहीं आएगा बेटा, है ना, 4 आएगा, 3 अपॉन 4 ही तो आ जाएगा, √2 तो आएगा ही नहीं। 3 अपॉन 4 a, क्या लगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर और 4r स्क्वायर। सही है, इसको आप नोट करना बच्चों, इसको नोट करो, लिख लिया है। इसका जब हमने वर्गमूल लिया तो 3 का वर्गमूल आएगा बच्चों √3, है ना, √3 अपॉन 4a। तो ये हम देख चुके हैं कि अक्षीय दूरी और परमाणु त्रिज्या में जो विभिन्न प्रकार के जालक थे, उनमें संबंध हम जान चुके हैं। पहला संबंध आया r इक्वल टू a अपॉन 2, दूसरा संबंध आया r इक्वल टू a अपॉन 2√2, और तीसरा संबंध आया r इक्वल टू √3 अपॉन 4 इंटू a। तो हम क्या क्या जान चुके हैं बच्चों, एक छोटी सी, इसको आप नोट कर लेना ध्यान से, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम क्या क्या जान चुके हैं अगर हम ध्यान से देखें, एक पुनः पूरी बातें जितनी हमने अभी तक पढ़ी हैं उनको अगर समराइज करें कि हमने क्या क्या जाना। सबसे पहली बात तो हमने जाना, जो क्रिस्टल जालक होते हैं, जो घनीय जालक होते हैं, जो घनीय जालक हैं, घनीय जालक, वह हमने मुख्यतः 3 प्रकार के पढ़े। एक हमने पढ़ा था सरल घनीय,
और दूसरा हमने पढ़ा था फलक केंद्रित घनीय, फलक केंद्रित घनीय, और तीसरा हमने पढ़ा था अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित घनीय, और चौथा था हमने एंड सेंटर्ड भी था। लेकिन मुख्य तीन की बात करना है। जो कणों की व्यवस्था थी, इनमें कणों का अरेंजमेंट था, कणों की व्यवस्था क्या थी बच्चों, ये भी हम जान चुके थे। कणों की व्यवस्था थी कोनों पर, यहां लिख दे रहा हूं मैं ना, कोनों पर कितने थे, कोनों पर 8 बस, और इसके कहां थे, कोनों पर 8, कोनों पर कितने थे 8, इसके भी कोनों पर 8 थे। इसमें क्या था बच्चों, एक कण अंतः केंद्र में, इसमें क्या था, 6 कण कहां थे, फलकों पर थे, फलकों पर कितने थे 6, और इसकी फलकों पर भी, फलकों पर नहीं थे, इसमें कहां थे, अंतः केंद्र में, अंतः केंद्र में कितना था 1। ये हम पहले से जानते हैं। सरल घनीय जालक जिसके कोने पर 8 जालक बिंदु होते हैं, फलक केंद्रित कोनों के अलावा फलकों पर, अंतः केंद्रित एक अंतः केंद्र में। हमने कणों की संख्या देखी थी, यूनिट सेल में कण, यूनिट सेल में कण हमने देखे थे, इसमें 1 आया था, इसमें 4 आए थे, इसमें 2 आए थे। ये भी हमने जाना था पिछले कालांशों में। संबंध देखा था हमने किसमें, R वर्सेस A, रेडियस, और इसमें संबंध क्या आ गया, R इक्वल टू आ गया A/2, और इसमें R इक्वल टू आ गया A/2√2, और इसमें आ गया R इक्वल टू √3/4A। ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, इसको नोट कर लेना आप। ये अभी तक हमने इतनी बातें जान ली हैं, अब हम एक बात और जानते हैं, इस बार एक बात की और चर्चा करते हैं। जब हम किसी भी क्रिस्टल जालक जिसके अंतर्गत हम घनीय जालक पढ़ रहे हैं, कणों को व्यवस्थित करते हैं, घनीय जालक में मुख्यतः 3 प्रकार की व्यवस्थाएं संभव हो रही हैं। तो व्यवस्था करने के बाद हम देखते हैं उनके कण, उनकी प्रयास ये किया जाता है कि मैक्सिमम पैकिंग हो जाए। जैसे हमने कहा, अगर देखें हम घर में लड्डू बनाते हैं, एक लड्डू की लेयर हम यहाँ लगाएं, जैसे हमने कहा एक लड्डू की लेयर यहाँ लगाएं, दूसरी लेयर की हमारे पास 2 संभावनाएं हैं। 2 संभावनाएं क्या हैं, एक तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसके बीच बीच में एक एक लड्डू रख सकते हैं। दूसरी संभावना है इसके ठीक ऊपर रखें हम, ठीक ऊपर इसके एक एक लड्डू रखते जाएं। यहां जो जितना भाग यह पार्टिकल्स या लेटिस पॉइंट घेर लेंगे, वह उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। और जो खाली बचेगा भाग, जैसे ये वाला स्थान खाली बच गया, ये वॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, ये खाली स्थान, ये वॉइड कहलाएगा। और ये जो भाग घेर लिया पार्टिकल्स ने, वह पैकिंग एफिशिएंसी कहलाएगी। मतलब कितने भाग, पूरे क्रिस्टल जालक का कितना भाग परमाणुओं द्वारा घिरा हुआ है, वह उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। जिसकी पैकिंग एफिशिएंसी जितनी अधिक होगी, उस क्रिस्टल जालक के कण उतने ही पास पास पैक होंगे, ठीक है ना, उसमें वॉइडों की संख्या उतनी ही कम होगी। इसको नोट कर लो। अगला टॉपिक बच्चों पैकिंग एफिशिएंसी का ही, इसके साथ ही और समझाते हैं। चलिए बच्चों, हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा क्यूबिक लेटिस होता है, उसमें संकुलन क्षमता क्या होती है। तीनों प्रकार के यूनिट सेल में हम निकालेंगे। किसी भी क्रिस्टलीय सिस्टम की संकुलन क्षमता बच्चों वह भाग होती है, यानी ये मान लो उसके कणों द्वारा घेरे गए कुल स्थान का प्रतिशत होता है। पूरे क्रिस्टल जालक में कितना भाग उसके कणों द्वारा घेरा गया है, वह उसकी संकुलन क्षमता कहलाती है, ठीक है ना। पैकिंग दक्षता भी, संकुलन दक्षता, संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो संकुलन क्षमता क्या हो गई भाई, संकुलन क्षमता किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में उसके परमाणु, उसके क्रिस्टल सिस्टम बनाने पर उसके परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल भाग का प्रतिशत होती है। क्योंकि हमने 3 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम, 3 प्रकार के यूनिट सेल पढ़ी हैं घनीय क्रिस्टल सिस्टम में,
तीनों की पैकिंग दक्षता या संकुलन क्षमता की हम गणना करेंगे बच्चों। संकुलन क्षमता को सामान्यतः एक सामान्य सूत्र से हम प्रदर्शित करते हैं कि किसी भी यूनिट सेल में जितने कण होंगे वो उन सभी कणों का आयतन और एक यूनिट सेल का आयतन। क्योंकि हम घनीय यूनिट सेल पढ़ रहे हैं तो घनीय यूनिट सेल जो होती है, जो घनीय यूनिट सेल होती है, इसका आयतन, जो घन की प्रत्येक कोर ए होती है तो इसका आयतन ए क्यूब होगा यहाँ पे। क्योंकि हम घनीय यूनिट सेल पढ़ रहे हैं ना, घन की प्रत्येक कोर एक सी होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका आयतन होती है। लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, तो इसका आयतन ए क्यूब होगा। सब में ए क्यूब रखेंगे हम, ठीक है नहीं। अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें, सिंपल क्यूबिक सरल घनीय जालक की बात करें तो इसके यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं हम पहले से जान चुके हैं बच्चों। सरल घनीय जालक की यूनिट सेल में एक परमाणु होता है, तो एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। किसी भी एक स्फीयर का आयतन, परमाणु गोलाकार होता है और उस स्फीयर का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है नहीं, लिखा है ना। यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं का आयतन, परमाणु स्फेरिकल होता है और स्फीयर का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और सिंपल क्यूबिक की यूनिट सेल में एक कण होता है। ये सब बातें हम जानते हैं तो इसको लिख दिया हमने अपॉन ए क्यूब। अब ए की वैल्यू बच्चों सिंपल क्यूबिक में हम जानते थे आर के पद में, ए इक्वल टू 2r होता है, हम पहले से जान चुके हैं, इस बात को हम पहले से जानते हैं। हमने लिखा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू हो गई 2r और क्यूब। सॉल्व किया बच्चों इसको हमने लिखा 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 नीचे ले गए 3 इंटू ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू आर क्यूब। पाई की भी हम वैल्यू रख देंगे बेटा इसमें। जब हम सबकी वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 52.4%। आपको हल कर लेना है, यानी कि जो संकुलन क्षमता होती है, जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, जो वह सिंपल क्यूबिक लेटिस में 52% आती है। कितनी आती है, 52%। फॉर्मूला आपकी समझ में आ रहा है। ये एक क्या है, ये एक इसकी यूनिट सेल में कणों की संख्या है। ये 4/3 पाई आर क्यू क्या है, 4/3 पाई आर क्यू, चूंकि परमाणु गोलाकार होता है उस स्फेरिकल भाग का आयतन है, स्फीयर का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ए क्यू क्या है, यूनिट सेल का कुल आयतन। चूंकि हमारी यूनिट सेल घनीय थी और घन की प्रत्येक कोर ए होती है, उस ए को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर घन का आयतन आ जाता है। अगर हम दूसरी बात करें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, किसकी बात करें हम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें। अगर हम देखें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता था, यूनिट सेल में उपस्थित कणों की परमाणुओं का, क्योंकि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की यूनिट सेल में हमने जाना था बच्चों 2 कण होते हैं। कितने कण होते थे, 2 कण होते थे। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा और यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं का आयतन तो हम जानते ही हैं, क्या हो गया, आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन यूनिट सेल का कुल आयतन ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू रख दें बच्चों, हम ए की वैल्यू कहां थी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2√2r थी, ये हम पहले से जान चुके हैं। इसमें 2√2r थी, यानी क्या हो गया 2√2 इंटू आर का होल क्यूब। जब हम इस बात को भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर बच्चों 68% आएगा। आर से आर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आर आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा, 68% आ जाएगा। किस पे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो संकुलन क्षमता आएगी वो 80% आएगी, ठीक है ना। 68% आएगी। इसी क्रम में हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें हम जानते हैं फलक केंद्रित घनीय जालक की यूनिट सेल में 4 कण होते हैं। कितने कण होते हैं बच्चों, 4 कण होते हैं, 4 लिखना पड़ेगा। और एक स्फेरिकल पार्टिकल्स का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4/√3 आर का क्यूब, ये लिखना पड़ेगा। एक पार्टिकल्स का आयतन, सॉरी एक कोर की लंबाई, ए की वैल्यू ये है 4/3 आर है। इस वैल्यू को रखेंगे, जब इस वैल्यू को रखेंगे तो इसका आंसर बच्चों हमारा 74% आएगा। यानी हम देखें, बिल्कुल सामान्य बात हो गई है,
सामान्य बात क्या हुई, संकुलन क्षमता निकालने के लिए हमें यूनिट सेल में कणों की संख्या आनी चाहिए। जब हमें यूनिट सेल में कणों की संख्या आ जाएगी तो और हमें रिलेशन पहले से मालूम है, एज की लेंथ और एटमों के रेडियस का हमें रिलेशन पहले से मालूम है। अगर हमें ये सब बातें मालूम होंगी तो हम बहुत आसानी से इसकी जो संकुलन क्षमता है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों हम बहुत सी चीजें जान चुके हैं, अगले कालांश में न्यूमेरिकल होगा, मैं पुनः एक टेबल में आपको बना रहा हूं, सभी चीजें आप अच्छे से जान चुके हैं। अब एक बार मैं दोबारा लिख रहा हूं। आपने 3 प्रकार के घनीय जालक पढ़े, एक आपने पढ़ा सिंपल क्यूबिक, एक आपने पढ़ा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एक आपने पढ़ा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। 3 प्रकार के आपने क्रिस्टल सिस्टम यूनिट सेल पढ़ी है घनीय जालक में। इसकी यूनिट सेल में जो कण थे, यूनिट सेल में जो कण थे, सिंपल क्यूबिक में कितने कण था, 1, बॉडी सेंटर्ड में 2 और फेस सेंटर्ड में 4 कण। ये भी हम जान चुके थे। हमने ए और आर का रिलेशन देखा था, संबंध देखा था, ए और आर का संबंध देखा था। क्या देखा था बच्चों हमने, इसमें था आर इक्वल टू ए अपॉन 2 या उसमें लिखें ए इक्वल टू 2r। ये हमने ए और आर में संबंध जाना था। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या जाना था हमने, r इक्वल टू ए अपॉन 2√2 और या a इक्वल टू 2√2r, ये भी हमने जाना था। तीसरी बात हमने सीखी बच्चों, फेस सेंटर्ड में हमने जाना था r इक्वल टू √3/4a या a इक्वल टू 4/√3r, यह भी हमने जाना था। अब बात करें हम इनकी संकुलन क्षमता की। किसकी बात करें, संकुलन क्षमता की। पैकिंग इफिशियंसी की बात कर लें। पैकिंग इफिशियंसी में हमने सिंपल सूत्र लिखा था बच्चों, हमने क्या लिख दें, n इंटू ऐसे लिखें 4/3 पाई आर क्यूब इंटू n अपॉन ए क्यूब। ये पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला है। यहां पे n क्या है, n है यूनिट सेल में कणों की संख्या, किसी भी घनीय जालक की यूनिट सेल में कणों की संख्या। a क्या है, यूनिट सेल का आयतन जो कि हमें यहां से निकलेगा r के पदों में। बस अब आप डायरेक्ट हो गया। अब जैसे हमने इसकी निकाली, इस वाले की निकाली हमने सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक में क्या आता है भाई पैकिंग इफिशियंसी, अगर देखें 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू है 2r का क्यूब। यही लिखा था ना हमने 2r का क्यूब। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 54 इतना कितना आया था हमारा, शायद 52.4 आया था, है ना, 52.4% आ जाएगी। इसको करें, फिर वही था बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी यूनिट सेल में 2 कण थे और इसका जो ए की वैल्यू थी वो थी 2√2r का क्यूब। जब हमने इसको सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू आई थी 68%, और इस वाले को हमने सॉल्व किया तो क्या आया था 4/3 पाई आर क्यूब इंटू इसके यूनिट सेल में 4 पार्टिकल्स होते हैं और यहां पे क्या लिखा था हमने 4/√3r का क्यूब, और यहां 72% आ गई थी। तो इनकी पैकिंग इफिशियंसी भी हम जान चुके थे। अर्थात सबसे क्लोजली पैक क्वेश्चन आता है, सबसे नजदीकी पैकिंग या सबसे ज्यादा पैकिंग में स्थान किस यूनिट सेल में घेरा जाता है कणों द्वारा, वह होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फलक केंद्रित घनीय जालक के जो जालक बिंदु होते हैं वह कुल उपलब्ध स्थान का सबसे ज्यादा भाग क्रिस्टल लेटिस बनाने में घेरते हैं। अर्थात पूछा जाएगा संकुलन क्षमता सर्वाधिक किस पैकिंग अरेंजमेंट की होती है, आप कहेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। मैं आशा कर रहा हूं आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था बच्चों, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले कालांश में उपरोक्त टॉपिक से संबंधित बहुत से न्यूमेरिकल लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक इससे संबंधित नोट्स को आप लिखें, शंकाएं अवश्य भेजें।
सभी शंकाओं का समाधान सटीक तरह से किया जाएगा।